हाँ, तो ये टॉपिक समझ आ गया। फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन व कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ और शासन प्रणाली में इनकी भूमिका। इसका मतलब दोस्तों देखो यहाँ पे ये हुआ कि एक तो सिंपल सी बात है, कार्यपालिका प्रशासन वाला टॉपिक हो गया, यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और आपका लोक अदालत हो गई, वो सारी चीज़ें हो गई। यानी इसमें लक्ष्मीकांत वाला पार्ट आप ऐसे समझें, जब पार्लियामेंट के बाद जब कुछ टॉपिक आते हैं जुडिकल, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वो लोक अदालत आती है वो, फिर साथ में उनके कार्य किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से नहीं करते, मतलब लक्ष्मीकांत को रट्टा मार के जाना है, कहने मतलब ये है। फिर सर ये तो ये पूरा पर्सन हो गया। उससे रिलेटेड इश्यूज, कभी कभी क्या होता है एससी की कुछ ऐसी ऐसी जजमेंट्स भी होती हैं जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत वाली भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ जैसे बंदों ने लाइक बोला कि नहीं आधार मैंडेटरी होना चाहिए हर जगह। मैक्सिमम चीज़ों पे आपने देखा होगा हर जगह अब आधार ही चल रहा है। इवन वेरिफिकेशंस के लिए अगर आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराते हैं, कुछ कराते हैं तो भी आपको आधार की जरूरत पड़ती है। तो उसी कंडीशन में कुछ ऐसी ऐसी जजमेंट, इनके क्रिटिकल जजमेंट्स, इनकी और भी सारी एक्टिज्म, तो इन पे बेसिकली यहाँ से कार्य हमें जो है न्यायपालिका से लेके हमें जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। फिर सरकार के मंत्रालय विभाग, अब देखो यार विभाग मंत्रालय कितने हैं, मोर देन 60 हैं। तो उस कंडीशन में इनके इश्यूज टॉप 10 मंत्रालय निकाल लो। फाइनेंस हो गया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हो गई। इनमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या है, क्या क्या इनमें सजेशंस हैं, विभाग है, किस तरह से काम करते हैं, ये इनमें ज़्यादा मतलब टॉप 10 या इवन टॉप 5 भी कर लोगे दैट वुड बी सफिशिएंट। ह्यूमन राइट, ठीक है। तो जैसे कि सरकार के मंत्रालय में वही आपका होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, ये 3 तो है ही। और साथ में इसके बाद आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया। तो जब आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो उनके मतलब उनके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ पता होना चाहिए, कैसे काम करता है, किस तरह से काम नहीं करता है, उनके विभाग कौन से कितने कितने विभाग हैं। फैक्ट याद नहीं करना, जस्ट थोड़ा एनालिसिस करो कौन सा विभाग है, मेजर विभाग क्या है। ये नहीं कि अब उसके सब हेडिंग में भी चले जाओ, इसमें इतने प्रशासन अधिकारी, इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिस विभाग एक मोटा आपने बेसिकली जो है कंपेयर यहाँ पे करके चलना है। फिर प्रभाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली व उनकी भूमिका। अब देखो औपचारिक और अनौपचारिक संघ, लक्ष्मीकांत के लास्ट में जाओ, दबाव समूह। बेसिकली ये टॉपिक पूरा दबाव समूह के ऊपर है, ये वाला, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है दबाव समूह। अब दबाव समूह अमेरिका में कैसा ट्रेंड है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के आपको दबाव समूह के बारे में समझना पड़ेगा। एक तो यूके हो गया, एक USA हो गया, एक इंडिया हो गया। तो इन तीनों के आपको दबाव समूह के बारे में आपको अच्छे से जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दबाव समूह को पूर्ण अच्छे से कर लिया। साथ में आपने न्यायपालिका कार्यपालिका के लेके इनके बीच में तालमेल की कमी, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमारी न्यायपालिका फटकार लगाती है प्रशासन को, तो उसके बीच में क्या है, क्या करंट अफेयर है। तो ये आपको जब आप एग्जाम देने जाए तो उसका बेसिकली करंट अफेयर को लेके हमें चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। फिर आता है जन प्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। इसमें इलेक्शन कमीशन, देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, इलेक्शन कमीशन, चुनावी बॉन्ड, ठीक है भाई। फिर साथ में जन प्रतिनिधि अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या है, मेन क्या है, इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं करंट अफेयर को लेके, ये आप जन प्रतिनिधि अधिनियम ऐसा समझो यार एक नेता के ऊपर आप बात पढ़ रहे हो, बस शॉर्टकट तरीका यही है। एक नेता के बारे में पढ़ना है, इसको जन प्रतिनिधि की इसकी क्या क्या बाउंडेशंस होती हैं, कैसे 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 काम करता है, क्या क्या इश्यूज हैं। जैसे चुनावी घोटाला, आपने देखा होगा कि इसमें इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। एक इलेक्शन के काम करने की प्रणाली क्या है, कैसे काम करता है, कितने मीटर पे डिस्टेंस होता है, और एक IAS ऑफिसर का इसमें क्या एक रोल होता है, ये भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि कुछ टॉपिक तो मैंने बता ही दिया। FRCA, जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्लैक मनी का इशू हमेशा इनमें जनप्रति अधिनियम में बना रहता है। साथ में चंदा इशू, चंदा लेके जब काम करते हैं उसमें भी मुद्दे काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे। और क्या हो सकता है इसमें, और आप ऐसे समझें कि जैसे कि लाइक चंदा हो गया, चुनावी बॉन्ड हो गया, साथ में आपका ये हो गया। फिर ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी यूज़ होती है। एक थ्रेशोल्ड, जो एक चुनाव आयोग एक थ्रेशोल्ड लगाता है कि आप इससे ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकते,
लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है, विधायकों की खरीद फरोख्त, ये सारी चीज़ें मतलब जो भी एक मतलब रिलेटेड है, जो बेसिकली नेतागिरी से रिलेटेड है, जो एक लॉ से रिलेटेड है, वो सारा चीज़ें हम इसको इसमें पढ़ते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना कि हर साल एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, 101% से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति व विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां कार्य होता है, यानी संवैधानिक जो भी चीज़ें जो लक्ष्मीकांत में संवैधानिक पद है, जैसे कि आई विल टेल यू लाइक कैग है, कैग, ठीक है। अब कैग का आपको पता होगा अनुच्छेद 148 होता है, यही होता है आई थिंक, हाँ यही होता है जहाँ तक है, ठीक है। तो अब ये संवैधानिक पदों पे जो बैठे हैं, तो जो आपका लक्ष्मीकांत में जो भी बेसिकली जो लक्ष्मीकांत में आपको वो संवैधानिक पदों पे जो नियुक्तियां हैं, जिसमें आपका कैग आ गया, इलेक्शन कमीशन आ गया, ये तो पढ़ना है, ठीक है। वहां से विशेषता मिल गई, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया, ठीक है ये। लेकिन जो यूपीएससी में क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली आज के दौर को आएंगे, इनकी समस्याएं क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, क्या क्या लेटेस्ट इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके लिए भी कम से कम आपको 5 से 7 पॉइंट्स आपको बना के रखने पड़ेंगे अपने रेडीमेड। अब तुम ये सोच रहे हो कि हम बना के आंसर्स लिखेंगे, तो भैया टाइम नहीं होता इतना, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट द प्रेशर। अगर मैं एक लाइन में बोलूं, अगर आपको मेंस देना है तो इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर। वो यूपीएससी ये देखना चाहता है कि क्या आप प्रेशर में काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। बस जो भी मौज होगी लवासना तक होती है, उसके बाद तो फिर ज़िंदगी एक पटरी पकड़ते हो और आपको प्रेशर फील करना पड़ता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, नेताओं की अलग, मंत्री की अलग, नीचे का डिपार्टमेंट अलग, आपका सीनियर अलग, तो इनको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, जनता अलग, समझ रहे हैं। तो आपकी नज़र एक डीएम जो होता है एक तरह से खुली शीशे के अंदर होता है, एक ऐसा कांच जो ट्रांसपेरेंट है। जब आप डीएम बनेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको दुनिया वॉच कर रही है। हाँ, भले आपके सामने कुछ ना बोले, लेकिन वॉच जरूर करिए। अगर आप किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं, सबको पता होता है। जो भी आप रहेंगे वहाँ पे डीएम बंगले में, सबको पता होता है, होम गार्ड से लेके आपके जो भी सिक्योरिटी में है, सबको चाहे। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से आपको रहना पड़ेगा, बहुत ही एक सजग तो पे आपको रहना यहाँ पे पड़ेगा। तो इसमें कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, आपका एसटी कमीशन हो गया, आपका इसमें एसटी कमीशन हो गया, एसटी कमीशन हो गया, ओबीसी कमीशन हो गया, और क्या, यही सारी चीजें संवैधानिक पद यही हैं। इसमें और भी जो टॉपिक्स हैं, यूपीएससी हो गया, तो यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी है तो करना पड़ता है। संवैधानिक पद यही सारी चीजें हैं। तो ये चीजें आपको इसको डिटेल में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और साथ में आज का जो करंट दौर है उसको भी साथ में जो लेके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। अब देखो यार, सांविधिक मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं, राइट, विनियामक जिनको हम नियंत्रण करते हैं, और विभिन्न अर्ध न्यायिक। अब देखो यार, अर्ध न्यायिक निकाय बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी एक अर्ध न्यायिक निकाय है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करती है, मतलब जजमेंट्स को लेके चीजें चलती हैं। तो जो भी सारी चीजें हैं, कैट है, ये भी एक तरह से अर्ध न्यायिक निकाय। मतलब कि अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब यहाँ पे ये होता है दोस्तों कि इसमें लाइक जजमेंट दी जाती है, एक बैलेंस्ड वे में दी जाती है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो किसी कैट के अध्यक्ष हैं, जो 2 पार्टी में मुद्दे हैं, आपने अपना जजमेंट दिया, अगर दोनों ने मान लिया तो वो फैसला वहीं खत्म हो गया, मतलब ठीक है, हैप्पी। अगर एक अगेंस्ट नहीं, मैं नहीं मान रहा बात, तो उस कंडीशन में फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा। तो इसको यानी कि जब आपने भी आखिर कहीं ना कहीं न्याय तो दिया, आखिर अर्ध न्यायिक, तो ऐसी चीजों को हम अर्ध न्याय के तौर पर हम देखते हैं। तो जो भी ऐसे, अब इसमें देखो ये अर्ध न्यायिक निकाय में अगर मैं सच बताऊं तो इसमें इकोनॉमी एस्पेक्ट से भी होता है, जैसे सीसीआई कंपटीशन, आपका कंपटीशन ऑफ इंडिया वाला, ठीक है। तो जहां पे भी कोई भी अर्ध न्यायिक जो भी है लक्ष्मीकांत के उसमें गिवन है, अब वहां से देखेंगे इनके साथ में करंट एक्सपेंस आज के समय अगर कोई लेटेस्ट में कोई न्यूज में चल रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा सीसीआई ने अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी वार्निंग और इवन फाइन भी मारा, इवन गूगल पे बहुत तगड़ा फाइन मारा सीसीआई ने। उन्होंने ये बोला था
कि भाई आप जो है भेदभाव पक्षपात करते हो एड्स, मतलब जो भी उनका सर्च इंजन को करने में, क्योंकि बेसिकली भारत मैनेट्रियल जो साइट थी उन्होंने बेसिकली इस पे किया था, मतलब कि तो इस पे इस तरह से चीजें भी, और फाइन भी ऐसा नहीं कि लाख 2 लाख, करोड़ों रुपए में 100 करोड़ प्लस के फाइन इन्होंने मारे हैं। तो इस पे आपको पैनी नजर आपको रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सरकारी नीतियों विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। देखो सरकारी नीतियों, अब इस वर्ड को तोड़ो, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, यानी कि जो भी सरकारी नीतियां चल रही हैं, गवर्नमेंट योजनाएं, मैं मोटा मोटा बात करूं तो इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी सारी। गवर्नमेंट स्कीम्स में मनरेगा हो गया, आपका मनरेगा हो गया, ठीक है, जो भी आज के समय अटल पेंशन योजना हो गई, ठीक है, सब्सिडी कोई भी हो गया, जनधन योजना हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो बड़ी गवर्नमेंट स्कीम हो, छोटी गवर्नमेंट स्कीम नहीं, बड़ी गवर्नमेंट स्कीम हो, उसके इश्यूज क्या योजना है, किस तरह से है, कैसे करती है, इवन स्टेट के कुछ अच्छी जो भी केस स्टडीज आपको निकल के आ रही है, वो सारी चीजें आपको इंक्लूडेड विद द करंट अफेयर। बेसिकली ये मैं पोर्शन में बात करूं तो इसमें पंचवर्षीय योजना तो हो ही गई, पंचवर्षीय योजना है ही, इसके लिए आप उसको भी अगर आप चाहो इकोनॉमी से कंसेप्ट करके पढ़ सकते हो। अब ये नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो सरकारी नीतियाँ तो हैं, तो पंचवर्षीय योजना भी इसमें, ऐसा नहीं है कि अगर आप, मैं बोल रहा हूँ जीएस पेपर 2 सर आप तो गलत कह रहे हो, जिस पेपर 3 में होता है, भाई वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि इसे GS2, GS3, GS1 की सीमा का निर्धारण बड़ा मुश्किल होता है, तो GS2 में भी कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पंचवर्षीय योजना से लेकर जो भी आज के समय मोटी मोटी योजना चल, डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, राइट, आपका स्टार्टअप इंडिया हो गया, ये ऐसी जो चीजें चल रही हैं आज के समय, उनकी नीतियों जो भी उनके कार्यान्वयन के कारण जो भी इश्यूज हो रहे हैं, और आपने बेसिकली यहाँ पे ये देखना है, या फिर दिव्यांग लोगों के लिए स्कीम्स चल रही हैं, वुमेन्स के लिए स्कीम्स चल रही हैं, बच्चों के लिए स्कीम चल रही है, क्योंकि यहाँ पे तो बात सरकारी नीतियों की हो रही है ना, कौन सी नीतियां लेके आ रही है सरकार, तो उसके लिए की बात हो रही है। तो जो सरकारी नीतियां जो वर्ड है ना, ये जो सरकारी जो नीतियां वर्ड है, ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। अगर आप नोटिस करो, थोड़ा सोचो, वीडियो को पोस्ट करके सोचो, तो बहुत बड़ा ये मतलब है, तो इसीलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। मैं कैसे कह रहा हूँ भाई, मेरा पॉवर्ड था, तो हमसे ज़्यादा आप नहीं जान पाओगे पॉवर्ड वालों से ज़्यादा, ठीक। अब आता है विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्व सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघ, दानकर्ता, लोककारी संस्थान, संस्थागण, अन्य पक्षों की भूमिका। इसमें बेसिकली बात करें एनजीओ, एसएसजी। अब एनजीओ का टॉपिक बहुत बड़ा है, देखा होगा अभी जैसे कि सोनू सूद के ऊपर जो आपने देखा होगा कि बवाल मचा है, ठीक है, कि क्योंकि सोनू सूद जो भी है, मतलब कंट्रोवर्सी में इस पर नहीं जाना चाहता, तो ये पता चला, तो एनजीओ आ गया, एसएसजी आ गया, सिमिलटेनियसली जो भी दान करता हो गया, चैरिटी ट्रस्ट आ गए इसके अंदर, लोकपाल संस्थान हो गए जो अच्छे कार्य मतलब कि कर रहे हैं, मतलब कि मानव समाज के लिए, वो सारे संस्थान भी आ गए, साथ में के पक्षों की भूमिका और साथ में इनसे रिलेटेड विवाद। आपको पता होगा कि एक सीबीआई की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला था ये एनजीओ जो है हमारे देश के जीडीपी का 2% कम कर रहे हैं। अगर इन पे लगाम नहीं लगाई गई तो आपको पता होगा कि ये सीबीआई की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सीबीआई ने ये एक रिपोर्ट निष्कर्ष निकाला कि 2% मतलब कि जीडीपी का ये एनजीओ के कारण इफेक्ट होता है, तो जिसके लिए इन पे जो है लगाम कर, अब एनजीओ हो गया तो FCNR ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, क्या लॉ है इकोनॉमी का टॉपिक, लेकिन आपको GS2 में पढ़ना पड़ेगा। देख रहे हैं, तो एक सीमा को बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ें आपको जो है देख के चलनी पड़ेंगी इसके अंदर। नेक्स्ट, केंद्र राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना। अगेन अब आ गया अति संवेदनशील वर्गों के लिए, ST, मिनॉरिटीज, दिव्यांग, ये सारी चीजों के लिए जो भी योजनाएं चल रही है कल्याणकारी, इन योजनाओं का कार्य निष्पादन कैसा काम चल रहा है, कैसी परफॉर्मेंस है, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा, बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थानों, निकाय, जो इनसे मतलब ST और मतलब चीजें चल रही हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है बात करी गई है, के द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, वनरेबल सेक्शन। इवन इसके अंदर वनरेबल सेक्शंस में कौन कौन आ सकते हैं, देखो
वनरेबल सेक्शन अति संवेदनशील वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, इसमें ट्राइब्स तो आए हैं ही हैं, लेकिन साथ में इसमें जेल्स के अंदर बंद कैदी भी हैं, क्योंकि वो भी तो अति संवेदनशील हैं बेचारे। ठीक है, जुर्म किया उन्होंने, ठीक है, आखिर सजा तो ले रहे हैं ना उसकी, तो कहीं ना कहीं उन पर भी कहीं ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन ना हो जाए। उससे रिलेटेड क्या क्या योजनाएं हैं, पुलिस का कैसे रिफॉर्म है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उससे क्योंकि देखो यहाँ पे है कार्य का निष्पादन, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के लिए विकास और प्रबंधन संबंधित, यानी कि जब भी कोई एजुकेशन को लेकर बात हो रही है, जैसे कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आपने देखा होगा 2020, और साथ में हेल्थ को लेकर जो बात हो रही है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा देश हेल्थ सेक्टर में अभी ज़्यादा मतलब फोकस नहीं कर रहा, 2% के आसपास है जीडीपी का खर्च करता है। तो उस कंडीशन में सब ये कहते हैं कि कम से कम 4% होना चाहिए, जब जाके थोड़ा और फायदा होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर जब स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा अगर फोकस करती है तो उस देश की जीडीपी एक लॉन्ग टर्म में इंप्रूव होती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में इसके 4 से 5 साल में कॉन्सेंस नहीं दिखेंगे, प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन जब बारी आती है लॉन्ग टर्म में, लाइक 5, 10, 20 साल, 25 साल, 30 साल में जब आती है चीज़ें, तो उसमें आपको इफेक्ट आपको जो है बेसिकली जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, यानी कि इसमें हेल्थ और एजुकेशन, और यहाँ से ये याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन मॉनिटरी होता है, एक हेल्थ से भी क्वेश्चन आएगा और एक एजुकेशन से भी आएगा। इस चीज़ को या फिर कभी एक हेल्थ से आएगा या एजुकेशन से आएगा, ये तो दोनों में से आ सकता है या फिर एक आएगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% जो मैंडेटरी होता है, जहाँ तक का हमारा एनालिसिस है। फिर गरीबी और भूख, गरीबी क्या होती है, भूख से संबंधित विषय। तो अब इससे संबंधित विषय में क्या आ सकता है भाई, पहले तो आपको FAO की रिपोर्ट्स जो वो लेटेस्ट देगा पूरे साल में, वो पढ़नी। पहले तो टर्मिनोलॉजी को समझ लो, गरीबी क्या है, भूख क्या है, इसमें रिलेशन क्या है, कैसे होता है, डेप्थ ट्रैप्ट कैसा है, एक तो वो सबको पता है मैक्सिमम। इसमें एग्रीकल्चर भी आ गया है, क्योंकि गरीबी और भूखे कौन होते हैं, किसान भी होते हैं। उस किसान की सुसाइड क्यों कर रहे हैं, गरीबी और भूखमरी के कारण। देख रहे हो टॉपिक्स में कहाँ लेके जा सकते हैं आप, कहाँ आप सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसका फैक्ट रिपोर्ट हो गई, कोई इंडेक्स आ रहा है वो लेके चलना होगा। इसमें SDG आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आप इसमें इम्प्लीट कर सकते हैं गरीबी और भूख को लेके। तो और साथ में कोई रिपोर्ट आ रही है तो इसको आप इसमें कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष। इसमें अगर हम मोटा मोटा बात करें तो पूरा आपका गवर्नेंस आ गया है। गवर्नेंस को लेके, गवर्नेंस का मतलब ये है कि आपको पूरा अच्छे से आपको गवर्नेंस को जो है लेके चलना पड़ेगा। और गवर्नेंस के लिए कोई एज सच कोई बुक नहीं है ढंग की, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए। आप चाहे तो आप हमारे नोट्स भी देख सकते हैं, या फिर विजन आईएएस के नोट्स देख लें। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो ऑनलाइन आप विजन आईएएस के नोट्स भी देख लें, अगर आपको हमारे नोट्स पसंद नहीं है तो इसमें ये सारी चीज़ें जो आपको बेसिकली जो है देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बेसिकली पूरा का पूरा जो टॉपिक है ई गवर्नेंस के ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के ऊपर है, गवर्नेंस के ऊपर है, क्या होता है, किस तरह से सफलताएं क्या है, संभावनाएं क्या है, हमारा गवर्नेंस और देशों के गवर्नेंस से कितना भिन्न है, कैसे किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से नहीं कर रहा है। पारदर्शिता को लेके, जैसे कि अब देखो बारी आ रही है पारदर्शिता और जवाबदेही को, इसमें CIC भी आ जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कमीशन आ जाता है, इंफॉर्मेशन एक्ट आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिकली इसके अंदर हमें जो देखने को मिलती हैं। अब तो ज़्यादा हैवी वर्ड नहीं है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, अगेन आपको इतिहास से स्टार्ट करना पड़ेगा। वही कि 1773 में कैसी थी हमारी सिविल सेवा की सर्विस, और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या, एक आपको ब्रीफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए। साथ में लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, इस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या मुद्दे हैं इस सिविल सेवाओं के अंदर, लोकतंत्र को लेके आखिर क्यों और किस किस तरह से अब निखार किया जा सकता है। साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सिविल सेवाओं, एक अगर बात कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी में क्या फ़र्क है, किस पे ज़्यादा पावर है, किस पे ज़्यादा पावर नहीं है, कौन एक सिविल सेवा कितना ज़्यादा स्वतंत्र है, कितना नहीं है। ये सब चीज़ें आपको मतलब कि कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन कहते हैं पावर, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि जो लोक सेवक होते हैं वो मंत्री की पूंछ होते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जो लोक सेवक होते हैं यानी कि IAS जो होते हैं वो मंत्रियों की पूंछ होते हैं, मतलब पूंछ जहाँ और जो आएंगे उनके पीछे पीछे पूंछ चली जाती है। तो ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इसमें बेसिकली आपको जो है देखनी पड़ेंगी। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों भारत और इसके पड़ोसी संबंध। इसके पड़ोसी संबंध जो भी हमारे 8 पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान भी इंक्लूड कर लेना, मालदीव्स भी इसमें साथ में इंक्लूड कर लेना, और बाकी तो सारा आपका लाइक सब हो ही गया।
जिसमें पाकिस्तान हो गया, इसके साथ क्या संबंध है, क्या क्रिटिकल एनालिसिस है, बांग्लादेश के साथ क्या संबंध है, चाइना के साथ क्या संबंध है, किस तरह से है, क्या नहीं है, ठीक है, श्रीलंका के साथ क्या है, नेपाल के साथ क्या है, भूटान के साथ क्या है। तो ये सारे संबंध बेसिकली इसमें आप ऐसे मान के चलो, इसमें आपको 8 पड़ोसियों के बारे में पूरे डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, अब IRA पे आ जाते हैं सारे क्वेश्चंस। द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह, देखो द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह, अब यहाँ पे एक वर्ड समझना, द्विपक्षीय जिसे भारत के साथ बायलैटरल है, बायलैटरल मतलब जिसका 2 पक्षीय समझौता है, क्षेत्रीय रीजनल जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये क्षेत्रीय हो जाते हैं। वैश्विक समूह में G20 आ गया, G7 आ गया, ऐसे। और भारत से संबंधित तथा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, ऐसा कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर मान लो यार अमेरिका और चाइना ने कोई करार कर लिया लेकिन उसका इंपैक्ट भारत पे आ रहा है, क्वेश्चन तो ये बोलता है यार ये तो अमेरिका चाइना का, मैं क्या करूं। लेकिन अगर करार हो रहा है जिससे भारत को प्रभाव पड़ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिख दिया गया है पीछे, अगर आप ध्यान से देखें तो लिख दिया गया कि भारत के हितों को मतलब प्रभावित करने वाले कारक, इसमें जो है सारी चीजें इसमें जो है हमें जो है बेसिकली देखने को मिलेंगी। तो क्षेत्र में साफ्टा, नाफ्टा, यूरोपियन यूनियन, इकोनॉमी यूनियन, क्या फर्क है, किस तरह से, सारा का सारा इसमें ऑटोमेटिक सब आ जाता है। इवन क्षेत्रीय समूह के अंदर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी आ जाते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आपको पता होगा कि भारत सिर्फ एनएसजी का सदस्य नहीं है, बाकी वेस्टर्न आर हो गया, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हो गया, इन सब का सदस्य है, ठीक है। तो इसी कंडीशन में आपको इस तरह से टॉपिक्स को आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, इनके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे हर एक टॉपिक के, और साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हमेशा करंट अफेयर ओरिएंटेड आपको जो इसमें अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के हितों पर विकास और विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव। प्रवासी भारत, देखो प्रवासी भारतीय डायस्पोरा में क्या क्या मतलब कि प्रवासी भारतीयों का क्या क्या रोल रहा है। अब इस यहाँ पे आ गया चैप्टर नंबर 7 सिटीजनशिप, चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको OCI और PIO में क्या फर्क है वो समझना पड़ेगा। डायस्पोरा की क्या क्या भूमिका रही है भारत के अंदर, क्या कुछ केस स्टडीज निकालनी पड़ेंगी, ऐसे कौन से भारतीय प्रवासी हैं जो बहुत टॉप मोस्ट लेवल पे गए हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव, ये यार ओनली करंट अफेयर है। कोई भी नीति अगर भारत के हितों पर विकसित विकासशील देश को अगर बना रहा है तो ये सब करंट अफेयर में ओरिएंटेड आता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको सेक्शन बनाने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती है वैसे। फिर आता है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि WTO, ठीक है, WTO आपका हो गया, AIIB हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका IMF हो गया, आपका NDB हो गया, नेशनल आपका वो वाला मतलब वो वाला बैंक हो गया। तो ब्रिक्स बैंक जिसको हम कहते हैं, संस्थान और मंच, उनकी संरचना और अधिशेष। अब देखो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में UN भी आ गया, देखो कैसे UN भी आ गया ना, तो UN भी आ गया, उनके संस्थान भी आ गए, जो उनकी जो स्पेशलाइज एजेंसी है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनके मंच, उनकी संरचना, अधिशेष आ जाते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। 2 राउंड क्या होता है, ये सब मतलब आप मान के चलो आप सारी चीज़ें इसमें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप दोस्तों ये था आज का टॉपिक, मैंने कंप्लीट किया, और बस ये बोलूँगा आई होप मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।